हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक और अकाउंटेंसी का पेपर। ये पेपर 2020 में आया है। करते हैं स्टार्ट इसको। बेटा 2020 में ना कोर्स थोड़ा सा चेंज था। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंटिंग हमारे पास थी, जिसको हम प्यार से एनपीओ की अकाउंटिंग बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी फिलहाल वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। दिशा आभा पार्टनर है किसी फर्म के। फरहद एडमिट हुआ नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। फरहद ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फरहद प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना चाहता है, यानी कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पैसे लाना चाहता है। कैपिटल दी गई है दिशा और आभा की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 64,000 एंड 46,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ब्रोट बाय फरहदवाज। बेटा पुराने पार्टनर की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टोटल कर लो कितनी है। 1,10,000 है। पुराने पार्टनर का शेयर देख लो नई पीएसआर में कितना है। अब आपको नई पीएसआर भी निकालनी पड़ेगी। अगर नए पार्टनर फर्द का शेयर 1/5 है, इनका पुराना शेयर कितना होगा, 1:1 होगा। यानी कि नई पीएसआर जब आप निकालोगे तो बेटा वो आ जाएगी 2:1। दिशा आभा और फरद का शेयर है ये नई पीएसआर में। बेटा दिशा और आभा अपने 4/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रखे हैं बिजनेस के अंदर, 1,10,000। तो फॉर्म की कैपिटल कितनी। अब यहां से फॉर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है जी। 27,500 मल्टीप्लाइड बाय 5। बेटा ये नई फर्म की कैपिटल होगी। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ फर्म के शेयर से, इस 5 से। बेटा उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि फरद का शेयर कितना है इस नई कैपिटल में। फरद का शेयर कितना, 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसी वजह से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। यानी कि टोटल कैपिटल जो फरद को लानी चाहिए वो है 27,500। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, एनपीओ का क्वेश्चन है, इग्नोर करो। What is meant by the authorized capital? Authorized capital क्या होती है? The maximum amount of capital that a firm can raise from the general public. बेटा मैक्सिमम कितने पैसे रेस कर सकते हो पब्लिक से, उसे बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। और ये अप्रूव कौन करता है? बेटा ये अप्रूव करती है एक बॉडी नॉन एज सेबी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन। सौरभ शिरिन सोमेश पार्टनर है किसी फर्म के। पुरानी पीएसआर 3:2:1। सोमेश retires and the new PSR between सौरभ and शिरिन is 3:2। बेटा अगर सौरभ रिटायर हो गया, सॉरी सोमेश रिटायर हो गया, ये लास्ट पार्टनर। पुरानी पीएसआर थी 3:1, सोमेश रिटायर हो गया। मुझसे नई पीएसआर भी बताई गई 3:2। नई पीएसआर है 3:2। गेनिंग रेशो बताओ। बेटा अगर कुछ ना कहता और सोमेश रिटायर हो जाता, नई रेशो के बारे में कुछ ना कहता, तो नई रेशो कितनी होती, 3:2। यही गिवन है। ऐसी सिचुएशन में यही तो गेनिंग रेशो भी होती है। यानी कि आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन। मोहित रोहित पार्टनर है किसी फर्म के। कैपिटल लगाई हुई है बेटा इन्होंने। ये रुपी का सिंबल होना चाहिए। 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। मोहित का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा। अगर कोई पीएसआर गिवन नहीं है तो बेटा इक्वल इक्वल बांटेंगे। मोहित का शेयर कितना होगा, 15,000 ही होगा। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, profit and loss is shared equally among the partners. In case of retirement of a partner, profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities distributed among old partner in the old ratio. बेटा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर में बढ़ता है, ओल्ड रेशो में बढ़ता है। एडमिशन हो या रिटायरमेंट कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। आगे बढ़ते हैं। वानिया लिमिटेड forfeited 20,000 equity share of 100 each for non payment of first and final call of 40 per share. The maximum amount of discount at which these share can be reissued at, बेटा 12 लाख होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो जितना आपने फोर फीचर से कमाया होता है मैक्सिमम डिस्काउंट उतनी ही दे सकते हो। आपने फोर फीचर से क्या कमाया बेटा, सिर्फ 40 रुपए पर शेयर ही तो नहीं मिले आपको, यानी कि 60 रुपी पर शेयर तो मिले थे। अगर 60 रुपी पर शेयर मिले थे तो 12 लैक्स तो मिले थे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट 12 लैक्स की दे सकते हो।
आगे बढ़ जाते हैं। डैश मींस एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। बेटा अगर मार्केट के कुछ सेलेक्टेड पर्सन को, कुछ एमिनेंट पर्सन को शेयर इशू किए जा रहे हैं, इस टर्म को बेटा हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है शेयर इज प्राइवेटली प्लेस्ड टू अ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स टू द एमिनेंट पर्सन ऑफ द मार्केट। तो आंसर इज प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। शाही लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 8,011% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर टू, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है, उस टाइम पर चैप्टर मेरे पास रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी होता था, तो तब का ये क्वेश्चन है, इग्नोर करो अभी। 10th, which of the following does not result into reconstitution of firm? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेटा यही रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो यही होता है कि पार्टनरशिप का सिर्फ स्टेटस बदल रहा है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन पीएसआर भी, डेथ भी, ये तीनों सिचुएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म का बंद हो रहा है, तो ये कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कोर्स का पार्ट नहीं है, ये एनपीओ का क्वेश्चन है, ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का। आगे बढ़ो। The portion of uncalled capital to be called only in the event of winding up of company is called, इसको हम बोलते हैं बेटा रिजर्व कैपिटल। वो पैसे जो सिर्फ कंपनी बंद होने पे आप मांग रहे हो, लिक्विडेशन पे मांग रहे हो, और अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा है, वो रिजर्व कैपिटल ही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी बेटा, 14 में भी ना मेरे पास चॉइस है, लेकिन मुझे एडमिशन रिटायरमेंट के ना क्वेश्चन बहुत करने को मिलेंगे, इस वजह से ये इग्नोर करके बेटा गुडविल का क्वेश्चन कर देते हैं। कबीर फरीद पार्टनर है किसी फर्म के, पुरानी पीएसआर 31, उन्होंने मानिक को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मानिक ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल लेकर आया मानिक कैश में। गुडविल फर्म की बताई गई कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 90,130.86। During the year 1819, there was a loss of 20,000 due to fire which was not accounted while calculating the profit. Calculate the value of goodwill, pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. बेटा 1819 में आपने 20,000 का लॉस नहीं दिखाया जो फायर से हुआ, बेटा बढ़िया वो नहीं दिखाया, एबनॉर्मल लॉस है, फायर बार बार नहीं लगते बिजनेस में, ये फायर नुकसान बार बार नहीं करेगी। अगर बल्कि आपने इसकी अकाउंटिंग की होती तो मुझे एबनॉर्मल लॉस ऐड करना पड़ता ये 20,000 का, तो बढ़िया है आपने कोई अकाउंटिंग नहीं करी, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इन 3 सालों का एवरेज निकालो, 90 + 130 220, 220 और 86, 3,06,000। अगर मैं एवरेज निकालूंगा प्रॉफिट की तो ये आ जाएगा 1,02,000। गुडविल कैसे निकाल सकता हूँ, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो मेरे पास पूरी फर्म की गुडविल आ जाती है। मेरे को शेयर देखना है मानिक का, एक नए पार्टनर का 1/4 शेयर, यानी कि मानिक 51,000 रुपए गुडविल के लेकर आया होगा। गुडविल की वैल्यू निकाल दी। रही बात जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल के पैसे कैश लाया था मानिक, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 51,000 रुपी। और किस पे हक, किसका हक है बेटा इस 51,000 पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का हक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में वो बांट खाएंगे। बेटा इन सच अ सिचुएशन, जैसे मुझे क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया, ऐसी सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, इसको बांट दो। अब एंट्री क्या करोगे बेटा, मैं कर देता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ये एंट्री। फर्स्ट एंट्री मैंने वहीं पर कर दी, नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner in the sacrificing ratio, Kabir and Farid, to Kabir's capital account to Farid's capital account। 51,000 को बांट देना 3:1 में, एक सेकेंड,
लो जी, मैंने बांट दिया बेटा 51,000 को 3:1 में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, बड़े क्वेश्चन है वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 15th क्वेश्चन एनपीओ का है, कोर्स का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। Puneet and Akshara were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3. The following was the balance sheet of the firm as on 31st of March 19. Balance sheet of Puneet and Akshara as on 31st of March 2019. Liability side कैपिटल दी गई है मुझे दोनों की, और एसेट साइड सिर्फ सन्ड्री एसेट्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, बस एक हिंट तो आप समझ ही सकते हो, अगर मुझे बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई है ये सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ही हो सकती है। प्रॉफिट दिया गया फर्म का 40,000 रुपए हुआ और पार्टनर्स ने बांट दिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड कमीशन टू अक्षरा 1000 पर क्वार्टर। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज, पुनीत की ड्राइंग है 2500 पर मंथ और अक्षरा की ड्राइंग है 10,000 पर क्वार्टर। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए यहाँ आपको एनालिटिकल टेबल बनाना होगा, तो पहले एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। पुनीत और अक्षरा दो पार्टनर दिए गए हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है 90,000 एंड 1,10,000, 90,000 एंड 1,10,000। बेटा अगर ओपनिंग कैपिटल पता होती तो ओपनिंग से क्लोजिंग पर कैसे जाते, हम प्रॉफिट्स जोड़ देते, ड्राइंग्स को माइनस कर देते, तो जाकर कैलकुलेट होती क्लोजिंग कैपिटल। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, बिल्कुल है जी। प्रॉफिट 40,000 का किस रेशो में बांटा होगा, आपने 2:3 में बांटा होगा, यानी कि एक को मिला होगा प्रॉफिट 16,000, दूसरे को 24,000। ठीक है जी, 2:3 में बांटा होगा। ड्राइंग्स कितनी है, 2,500 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर। अगर 2,500 पर मंथ है तो साल की कितनी, और 10,000 रुपए पर क्वार्टर है तो साल की कितनी। ठीक है जी, ड्राइंग्स आ गई। अब आप ये सोचो, अगर आप सीधा चल रहे होते, ओपनिंग कैपिटल से आगे बढ़ रहे होते, तो 14,000 आपको माइनस करने थे। अगर 14,000 माइनस करने थे तो वो अब ऐड कर दो, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो। 16,000 माइनस करने थे, वो भी ऐड कर दो, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है दोनों की। एनालिटिकल टेबल अब मैं बना सकता हूँ। एनालिटिकल टेबल बनाऊं, मैं थोड़ा सा रफ फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, आप फेयर के हिसाब से ही करेंगे। वहां पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होना चाहिए, मैं पर्टिकुलर में कुछ नहीं लिख रहा। पुनीत पहले पार्टनर का नाम, अक्षरा दूसरे पार्टनर का नाम, और फर्म की डिटेल। बेटा सब में इंटरनल कॉलम भी बनेंगे डेबिट और क्रेडिट के, सब में इंटरनल कॉलम बनेंगे डेबिट क्रेडिट के। सबसे पहली चीज पर्टिकुलर में लिखोगे प्रॉफिट टेकन बैक, जो प्रॉफिट गलत बांट दिया है आपने, पार्टनर से वापस ले लो। पार्टनर से वापस लेंगे तो उनके लिए नुकसान है, उनके डेबिट में जाएगा, पार्टनर से फर्म को मिलेगा तो उसके लिए इनकम है। ठीक है जी, अब दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें कितना इंटरेस्ट देना है, 5% इंटरेस्ट देना है। अगर 5% इंटरेस्ट देंगे तो 5200 मिलेगा पुनीत को, इसका 5% इंटरेस्ट देंगे तो 6300 मिलेगा अक्षरा को, और पार्टनरशिप फॉर्म दे रही है तो उसके लिए नुकसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अक्षरा को शायद कुछ और भी देना था, यस कमीशन देनी थी 1000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर की 1000 है तो 4 क्वार्टर की 4000। अब बैलेंस निकाल लो आप, दोनों तरफ हाईएस्ट टोटल लिख दो, 40,000 का टोटल हाईएस्ट। देखो अगर आपने मुझसे एनालिटिकल टेबल नहीं सीखी हुई, किसी और टीचर से पढ़ी है, तो आप उन्हीं का ही मेथड इंप्लीमेंट करो, लास्ट टाइम में कुछ भी चेंज मत करो। इसके अलावा अगर आपको लगता है आपने कभी पढ़ी ही नहीं, तो बेटा आप मेरी रिवीजन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, वहां पर मैंने कराया हुआ है बहुत अच्छे से इस चीज को। ठीक है जी, तो मैं बैलेंस कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने बैलेंस कैलकुलेट कर लिया है। अब इस बैलेंस को बांट दो, ये कुछ और नहीं, देखो अनपढ़ों के लिए बैलेंस है, पढ़े लिखों के लिए प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट क्यों है बेटा, क्योंकि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। डेबिट साइड में सिर्फ ये दो आइटम लिखी थी, क्रेडिट में 40,000 लिखे थे।
क्योंकि क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है डेबिट साइड से, तो जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट ही है, और इसको बांट दो हम 2:3 में, हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। लो जी बांटते हैं 2:3 में हम इसको, यानी कि 9800 के प्रॉफिट मिल जाएंगे पुनीत को, और अक्षरा को मिल जाएंगे 14700 के। अब यहां पर बैलेंस नहीं निकालना, जैसा टोटल आ रहा है बिल्कुल वैसा वैसा टोटल लिखते चले जाओ, जैसा भी टोटल आ रहा है। 1000 डेबिट यहाँ पर पुनीत, और 1000 क्रेडिट यहाँ पर अक्षरा। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षरास कैपिटल अकाउंट, टू अक्षरास कैपिटल अकाउंट। 1000 रुपए की एंट्री हो जाएगी, यही मेरी एडजस्टमेंट एंट्री थी। हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं जी इसको। कीथ, बीना एंड वीना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है मुझे। बैलेंसेस क्या क्या गिवन है बेटा? कैपिटल के 1.5 लाख, 1,75,000, जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक डेटर, कैश एट बैंक। Veena died on 30th June 19. According to the partnership deed, the executor of the deceased partner were entitled to balance in the capital, salary till the date of death at the rate 25,000 per annum, share of goodwill calculated on the basis of twice the average profit of past 3 years, share of profit from the closure of last accounting year till the date of death on the basis of average of 3 completed year before death। ठीक है जी, 3 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं। वीना विड्रू 15,000 एज ऑन 1 जून 19 फॉर पेइंग हर डॉटर्स स्कूल फी। ठीक है जी, और हमें क्या करना है? वीना का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। बेटा मैं वीना का कैपिटल अकाउंट यही बना देता हूँ। ठीक है जी, बार बार स्लाइड हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन पढ़ने के लिए और करने के लिए, यहीं पर आसानी से कर देते हैं। सबसे पहले तो वीना की कैपिटल, एक तो यही देनी है उसके एग्जीक्यूटर को। बीना का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड उसकी कैपिटल लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। जनरल रिजर्व में हिस्सा, ठीक है जी, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटते थे तीनों पार्टनर 1-1-1, यानी कि जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए बीना के भी है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपीज बीना के हैं, वो भी दे दो। सैलरी देनी है 25,000 साल की, 25,000 साल की है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 3 ही महीने रन करा है, तो 6250 सैलरी दे दो वीना को बाय सैलरी। चलो जी, अब गुडविल भी दे दो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर। बेटा पिछले 3 सालों की एवरेज देख लो, 1,20,000, 90,000 और 1.5 लाख। जब एवरेज निकालोगे तो ये 1,20 ही दिखाई दे रही है आपको। 1/3, एक सेकेंड, ट्वाइस करना है, ट्वाइस कर लो, यानी कि फर्म की गुडविल कितनी? फर्म की गुडविल आ गई 2,40,000। फर्म की गुडविल 2,40,000 है, वीना का शेयर कितना? 1/3, यानी कि 80,000। 80,000 रुपीज मिल जाएंगे वीना को गुडविल के, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया। जो पार्टनर की डेथ होगी वो सेक्रीफाइस ही करके जा रहा है फर्म को, और बचे हुए दोनों पार्टनर गेन करेंगे, कीथ और वीना, तो दोनों क्या करेंगे? अपनी गेनिंग रेशो में पैसे देंगे। देखो अगर तीनों पार्टनर का शेयर 1-1-1 था और वीना चली गई है, तो नई रेशो कितनी? कीथ और वीना की 1:1, और गेनिंग रेशो भी कितनी? 1:1। तो ये 80,000 को 1:1 में देंगे बाय कीथ्स कैपिटल अकाउंट। कीथ पार्टनर अपनी कैपिटल को कम कराएंगे 40,000 रुपए से, और बीना भी कम कराएगी 40,000 रुपए से बाय बीनास कैपिटल अकाउंट। 80,000 रुपए मिल जाएंगे। अब रही बात प्रॉफिट के शेयर की, तो प्रॉफिट के शेयर के लिए पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेने को कहा, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया था, 1,20,000 रुपए था। 1,20,000 रुपए पूरे साल का प्रॉफिट होता, ऐसा मान लो, तो 3 महीने का कितना? 3/12। तो शेयर कितना वीना का? 1/3। जब हमने इसको कैंसिल किया तो 10,000 रुपए प्रॉफिट में हिस्सा बैठा वीना का। लो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हम एंट्री यही करते हैं ना बेटा,
P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीनास कैपिटल अकाउंट, तो P&L सस्पेंस के नाम से 10,000 जाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ हमारा अंदाजा है। और वीना ने ड्राइंग्स भी करी है 15,000 रुपए की 1 जून को, तो ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाएंगी। ये ड्राइंग्स 15,000 रुपए की है। अब जो भी बैलेंस आता है वीना के एग्जीक्यूटर को दे दो, टू वीनास एग्जीक्यूटर अकाउंट। लो जी कैलकुलेट करते हैं हम, ये 85,000, ये 90,000, 85 और 90 175, 6250 और ऐड कर दो 181250, इसमें से 15,000 माइनस कर दो 166250। लो जी यही है जो वीना के एग्जीक्यूटर को देना है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना नहीं है, ये एनपीओ का क्वेश्चन है, उससे नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। नियति कार्तिक रतिक किसी फर्म के पार्टनर है, प्रॉफिट लॉसेस 532 में शेयर करते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st of March 19 बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद कुछ हुआ है, 6 एंट्री है, मुझे जर्नल एंट्री बतानी है सभी ट्रांजैक्शन की। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 45,000, नियति ने पे कर दी। बेटा अगर नियति ने पे कर दिया है तो पार्टनरशिप फर्म को नियति को तो देना पड़ेगा। रियलाइजेशन में जितनी भी लायबिलिटीज पे होंगी रियलाइजेशन के नाम से ही पे होंगी। अगर हमें नियति को देना पड़ेगा तो हम नगद थोड़ी देंगे, उसकी कैपिटल को ही कम कर देंगे, सॉरी कैपिटल को ही बढ़ा देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति's कैपिटल अकाउंट 45,000। लो जी नेक्स्ट एंट्री बढ़ते हैं, क्या है, creditor to whom 67,000 were due to be paid accepted furniture at 35,000 and balance was paid to them in cash। बेटा 67,000 के क्रेडिटर ने 35,000 का तो फर्नीचर ही ले लिया और उसके बाद बचा हुआ 32,000 कैश है। तो बेटा अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट से सेट ऑफ हो जाती है उसकी कोई एंट्री नहीं करते, 35,000 की हम कोई एंट्री नहीं कर रहे, रही बात 32 की तो वो एंट्री कर देते हैं बच्चे हुए 32,000 की। कोई भी लायबिलिटी रियलाइजेशन के नाम से पे होगी, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, नरेशन आप लिखेंगे प्रॉपर फॉर्मेट में आप बनाएंगे, आपको नंबर तब मिलेंगे। फिलहाल पर्पस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना है आपको कम से कम टाइम में, तो मैं उसी पर्पस पे चल रहा हूँ। कार्तिक had given a loan of 18,000 to the firm which was paid to him। कार्तिक का लोन, कार्तिक एक पार्टनर था, उसका लोन 18,000 रुपए भी पे कर दिया। कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कार्तिक का लोन एक लायबिलिटी थी, अगर पे कर रहा हूं तो डेबिट करके ही पे कर सकता हूं। कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट 18,000 रुपए उसके लोन की भी पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, स्टॉक वर्थ रुपी 85,000 was taken over by रतिक at 72,000। बेटा रतिक एक पार्टनर अगर 72,000 का स्टॉक ले गया है तो कैश वो भी कुछ नहीं देगा, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। रतिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टॉक ले गया, सारी एसेट्स भी रियलाइजेशन के ही नाम से जाती हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। लो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस एंड डिसोल्यूशन के 6,000 वर पेड बाय द कार्तिक। रियलाइजेशन के खर्चे भी रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अगर कार्तिक एक पार्टनर ने पे करे उसकी कैपिटल बढ़ा दो टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट। लो जी नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं, लॉस है डिसोल्यूशन का 40,000, रियलाइजेशन के नाम से ही जाएगा, लॉस डेबिट हुआ होगा, अगर मैं बांट रहा हूं तो क्रेडिट करके ही बांट सकता हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट, 3 पार्टनर है मेरे पास, नियति, नियति की कैपिटल को डेबिट करो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो सारा लॉस, ठीक है जी। कार्तिक है दूसरा पार्टनर, कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा है रतिक, रतिक्स कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट। टोटल लॉस रियलाइजेशन में 40,000 का होगा, तो मुझे 532 में बांटने के बाद चेक कर लेता हूँ, यस 532 में बांटना है,
20,000, 12,000, 8,000 ऐसे ऐसे लॉसेस मिल जाएंगे सभी पार्टनर्स को। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20A पर अगर आप देख लो स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिबेंचर रिडेम्पशन का क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का कोर्स का पार्ट नहीं है, इग्नोर कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं हम प्यारे बच्चों। हम एक काम करते हैं, फिर ना अगर मैं सिर्फ इसका बी पार्ट करूंगा तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इसलिए क्या कर देता हूँ, ये क्वेश्चन कर देता हूँ, इसका ए और बी कर देता हूँ, और इसका बी पार्ट इंपॉर्टेंट भी काफी है। तो चलो जी ए पार्ट करते हैं। बीजीपी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर। The full amount was payable on application. Application were received for 25,000 debenture. Application for 5,000 debenture were rejected and the application money was refunded. Debenture were allotted to the remaining applications. Applicants who got on a pro rata basis pass the necessary journal entry in the books of BGP Limited. तो ये क्वेश्चन हमारा है 20th के चॉइस वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और उसमें भी अभी ए पार्ट। देखो बेटा, कंपनी इशू करना चाहती है 15,000 डिबेंचर, ठीक है जी, 15,000 डिबेंचर हम इशू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई, 25,000 डिबेंचर की। 5,000 को तो हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कुछ नहीं दिया, और 20,000 को हमने 15,000 शेयर दिए प्रोराटा बेसिस पे, सॉरी डिबेंचर्स दिए प्रोराटा बेसिस पे। तो यहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, और यहां पर लिख सकते हो नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड। लो जी, हमने 15,000 डिबेंचर इशू करने थे, 5,000 की अमाउंट एडजस्ट करनी है और 5,000 रिफंड करने हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 50% प्रीमियम, 50 रुपए के प्रीमियम पर हमने इशू किया। 25,000 डिबेंचर पर पूरे 150 रुपए आ गए, 37,50,000 रुपए आ गए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही, जिसमें से 15 लाख रुपए ही डिबेंचर की वैल्यू है। 15,000 शेयर पे 50 रुपए, यानी कि 7.5 लाख रुपए, ये मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आए हैं, और बाकी पैसे सारे रिफंड ही होंगे, क्योंकि आप प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हो, ठीक है, 20,000 को 15,000 डिबेंचर दिए, तो बाकी कहीं पैसे एडजस्ट करने के लिए कोई और कॉल नहीं है, तो ये पूरे 10,000 डिबेंचर के पैसे रिफंड हो जाएंगे, 10,000 के 150 रिफंड हो जाएंगे, यानी कि 15 लाख रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। रही बात जर्नल एंट्री की, तो बहुत सिंपल है। पहली जर्नल एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 37,50,000, और दूसरी एंट्री क्या करोगे जी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स, to 11% debentures to security premium to bank. ₹37,50,000 डिबेंचर्स, 15 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम, 7,50,000 और बैंक के सामने 15 लाख रुपए। तो ये है जी कंप्लीट सॉल्यूशन इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट और मजेदार है, पढ़ते हैं जी नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर बी। अगन लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st of April 18 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. Assuming that interest was paid half yearly on 30th September and 31st March, and the tax deducted at source was 10%, give journal entries relating to debenture interest for the half year ended 31st of March 19। देखो बेटा, बात बड़ी सिंपल सी ये है
कि ना इसमें सबसे पेचीदा टर्म है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 11th-12th के बच्चों के लिए नई टर्म है, इनकम टैक्स में टर्म पढ़ाई जाती है टीडीएस। बेटा जहां पर इनकम जनरेट हो अगर वहीं उसका टैक्स काट लिया जाए तो उसको टीडीएस बोलते हैं। अब आप हो कंपनी, मान लो मैं हूं कंपनी, मुझे अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है। मैं जब इंटरेस्ट देने लगू तो अगर उस डिबेंचर के इंटरेस्ट पर टैक्स लगना है तो मैंने टैक्स यहीं काट लिया और टैक्स काटने के बाद बचे हुए पैसे उनको दे दिए। ये टैक्स मैं क्या करूंगा, सरकार को जमा करा दूंगा और कहूंगा जी उन्होंने जमा कराया, उनका पैन नंबर दे दूंगा सरकार को। इसको बोलते हैं टीडीएस। ठीक है, अब मुझे एंट्री सिर्फ किसकी करनी है, डिबेंचर के इंटरेस्ट और टीडीएस की ही एंट्री करनी पड़ेगी। जब जब इंटरेस्ट दूंगा तब तब टीडीएस कटेगा। मुझे ये एंट्री नहीं मांगी गई कि इशू के टाइम पर क्या एंट्री होगी। रही बात अब मुझे इंटरेस्ट देना है, हमेशा ध्यान रख लेना, मैं पहले भी लेक्चर्स में बोल चुका हूं, प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो चाहे इंटरेस्ट है चाहे डिविडेंड है, सब फेस वैल्यू पे दिया जाता है। 40,000 डिवेंचर 100 रुपए का है, 40 लाख का डिवेंचर है, 40 लाख के डिवेंचर पे कितना इंटरेस्ट, साल का 9%, तो 6 महीने का कितना जी, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा जी 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए 10% आपको टीडीएस भी काटना है। आओ जी करते हैं जरा क्वेश्चन आराम से जरा। बेटा 30 सितंबर को आप एंट्री क्या कर रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए खर्चा है और दुनिया के सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हमने डेबिट कर दिया 1,80,000, लेकिन हम पूरे 180 का इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट मैंने लाइबिलिटी बना दी कि डिबेंचर होल्डर आपको कितना दूंगा, 10% काटकर यानी कि 90% दूंगा। टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टू टीडीएस पेबल अकाउंट 18,000, 10% सरकार के हिस्से का टीडीएस है, डिबेंचर होल्डर को 162 दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट तो बैंक, तो बैंक अकाउंट, डिबेंचर होल्डर 162, टीडीएस 18,000, सारे पैसे किसको दे दो, जिसके हैं डिबेंचर होल्डर का 162, ये गवर्नमेंट के जेब में चला जाएगा। अब 31 मार्च को क्या एंट्री होंगी, ये दोनों तो कॉपी पेस्ट सेम, दो दोनों एंट्री बिल्कुल सेम। और 31 मार्च को क्या होगा, कि जो इंटरेस्ट डेबिट कर रहा होगा आपने 30 सितंबर को भी और 31 मार्च को भी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डाल दो, एसपीएल में डाल दो जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, 180 यानी कि साल का 360, 3,60,000 रुपए का इंटरेस्ट पी&एल अकाउंट में डाल दिया। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आज तक नहीं किया था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी मेरे पास चॉइस है, ठीक है जी, लेकिन 21 का ए पार्ट आसान है, मैं बी पार्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ जो कि काफी मुश्किल पार्ट है। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। कंसेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर ऑफ 10 each at a premium of 3 per share. The amount payable was as follow. एप्लीकेशन पे 7 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट है इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 3। एप्लीकेशन रिसीव हुई 4 लाख शेयर की, अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर टू द एप्लीकेंट ऑफ 80,000 शेयर, 80,000 शेयर दे दिए, 40,000 को कुछ नहीं दिया और बाकी बैलेंस को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। ठीक है जी, excess money received with the application was adjusted towards some due on first and final call. अमित who belong to category 1, कैटेगरी 1 कौन सी है बेटा, ये कैटेगरी है, and was allotted 4,000 share, and many who belong to category 3, कैटेगरी 3 कौन सी जी, ये कैटेगरी है जहां प्रोराटा अलॉटमेंट हुई, was allotted 4,400 share, failed to pay the first and final call money and their share were forfeited. The forfeited share were reissued at 7 per share, fully paid up, pass necessary journal entry for the above transaction in the books of the company. ठीक है जी, क्वेश्चन मुझे पढ़ने पर समझ आता है।
एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं, जो हम टेबल्स बनाते हैं वो बना लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक तरफ, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एक तरफ, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एक तरफ लिख दिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एक तरफ लिख दिए। एक तो हमने 80,000 को 80,000 शेयर दिए, एक हमने 40,000 को कुछ नहीं दिया, एक हमने थर्ड कैटेगरी में प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। मेरे पास एप्लीकेशन आई है, कंपनी के पास 4 लाख, टोटल हमने 3 लाख शेयर कहीं ना कहीं अलॉट किए हैं। ठीक है जी, 3 में से अगर मैं 80,000 माइनस कर दूं तो 2,20,000 और 4 में से अगर 120 माइनस कर दूं तो 280। तो थर्ड कैटेगरी ये बन गई। जिन्होंने 2,80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हमने उनको 2,20,000 शेयर दिए। टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 7 रुपए थे और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी का शेयर 10+3 का था। सबसे पहले वो लिखो कि कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, 3 लाख शेयर, प्लस करो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, यही थर्ड कैटेगरी का डिफरेंस, जहां आपने प्रो राटा अलॉटमेंट करी 60,000 और प्लस कर दो जी रिफंड 40,000। लो जी टेबल बनाओ। पैसे आते टाइम हम कभी नहीं देखते किस बात क्या है, 4 लाख शेयर में 7 रुपए दिए, 28 लाख रुपए आ गए। अब देखो जी किस बात के पैसे कितने आए हैं, ये 21 लाख रुपए शेयर कैपिटल की अमाउंट है। 60,000 शेयर पे 7 रुपए फालतू जो आए हुए हैं ये मुझे एडजस्ट करने हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये पैसे मुझे रिफंड करने हैं। लो जी 3 लाख शेयर पे आपने मांगे होंगे 9 लाख रुपीस शेयर कैपिटल के, और 9 लाख रुपीस मांगे होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। बेटा टेबल अगर कोई और सीखी हुई है, आपने किसी और टीचर से सीखी हुई है, वही टेबल इंप्लीमेंट करो। इस टाइम पर चेंज मत करना टेबल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। अगर बिल्कुल नहीं बनानी आती तो मेरी रिविजनरी वीडियोस रेफर कर लो, वहां पर सिखाई हुई है बेटा। ठीक है जी, तो ये हो गया कुल मिलाकर 18 लैक्स। अब बेटा इसके बारे में सोच लो, क्या सारा पैसा यहाँ एडजस्ट हो रहा है? जिन्होंने मेरे पास 2,80,000 शेयर के लिए अप्लाई करा मैंने उनको 2,20 दिए शेयर, यानी कि 60,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी है। जब अलॉटमेंट मांगूंगा तो कितने शेयर से मांगूंगा, 2,20,000 शेयर से। 2,20,000 शेयर से कहूंगा 3 और 3 6 रुपए दे दो, यानी कि 13,20,000 रुपए दे दो। वो कहेंगे 4,20 तो एडवांस ही आया, तो 4,20 का 4,20 मेरे पास एडजस्ट हो रहा है शेयर फर्स्ट कॉल पर। लो जी अब बेटा क्वेश्चन ये कहता था कि एक पर्सन फर्स्ट कैटेगरी का है जिसको 4,000 शेयर दिए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा अगर उसके पास 4,000 शेयर है तो उसने अप्लाई भी 4,000 शेयर के लिए ही करा होगा, कुछ एडवांस तो मेरे पास होगा ही नहीं। अगर उसने ये मनी नहीं दी है, 4,000 ने 6 रुपए नहीं दिए, मतलब 24,000 रुपए नहीं दिए, शेयर जब्त। ठीक है जी। और एक पर्सन कैटेगरी 3 में है, उसको अलॉट हुए 4,400 शेयर। बेटा अगर 44 अलॉट हुए हैं, अगर मैं 20 से 20 कैंसिल कर दूं, 2800 के लिए अप्लाई करता है तो 2200 मिलते हैं, 2200 का डबल कर दो 4400, तो भैया अप्लाई कितने शेयर के लिए कर रखा होगा, 5600। आप जिस भी तरीके से इस रेशो को निकालते हो उसी तरीके से रेशो को निकाल लो। ठीक है जी, 5600 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो मैंने 4400 शेयर दिए होंगे, यानी कि 1200 शेयर का 7 रुपए मेरे घर एडवांस पड़ा होगा उनका 8400। ठीक है जी। जब अलॉटमेंट मांगूंगा तो कितने शेयर से मांगूंगा, 4400 शेयर से सॉरी फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो कितने शेयर से मांगूंगा, 4400 से। और क्वेश्चन ने कहा कि आपने फर्स्ट कॉल नहीं दिए, पूरे 6 नहीं दिए, लेकिन आपका कुछ एडवांस भी तो पड़ा था, वो हटा देंगे। तो 4400 शेयर से आपने 3 रुपए मांगे फेस वैल्यू के, 4400 शेयर से आपने 3 रुपए मांगे सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है जी, 13,201 मांगे, 13,201 मांगे, और क्वेश्चन ने कहा नहीं दी फर्स्ट कॉल, लेकिन 8400 एडवांस तो दिए थे। फर्स्टली दिस एडवांस इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द फेस वैल्यू देन टुवर्ड्स द प्रीमियम। तो ये सारा का सारा एडवांस यहाँ फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट होता दिख रहा है मुझे। 4800 ये नहीं दिए, 13,200 ये नहीं दिए, यानी कि जो टोटल पैसे नहीं दिए वो 18,000 रुपए नहीं दिए। अब लो जी बात जर्नल एंट्री की। सबसे पहली एंट्री बहुत ही सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 28 lakhs. Second one, share application allotment account debit. किस किस के लिए पैसे आए हैं? कुछ पैसे शेयर कैपिटल, कुछ पैसे हमने फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कुछ पैसे हमने रीफंड करने हैं तो टू बैंक अकाउंट। पैसे आए हैं 28 lakhs, शेयर कैपिटल 21 lakh, फर्स्ट कॉल 4,20,000, बैंक वापसी कर दिए 2,80,000। आगे बढ़ो जी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब हम पैसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल के, क्या क्या मांग रहे हैं? शेयर कैपिटल के 9 lakhs और सिक्योरिटी प्रीमियम के भी 9 lakhs। टेबल बना लो बस, टेबल में मास्टर बन जाओ, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचते। अब इसकी एंट्री करो बची हुई अमाउंट की, सब माइनस कर कर। 18 लाख में से 420 आपने एक माइनस कर दिया, 13,80,000, और 42,000 ये माइनस कर दिए, यानी कि 13,38,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 13,38,000। अब बेटा मुझे ना दो एंट्री करनी है शेयर जब्त करने की। मैं 4400 की अलग एंट्री करूंगा और 4000 की अलग एंट्री करूंगा। ये 4000 शेयर ने अमाउंट नहीं दिया, ये 4400 ने नहीं दिया, दोनों अलग अलग करूंगा ताकि आसान बने, मुश्किल ना हो, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वरना। ठीक है जी, वो नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं हम। फिफ्थ एंट्री 4 फीचर की, दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। पहले जिन्होंने 4000 शेयर जिनको अलॉट हुए थे उनके लिए बात करते हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी के थे। बेटा जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता वो भी डेबिट होता है। फोर फीचर में शेयर कैपिटल डेबिट, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आया उतना भी डेबिट। क्या नहीं दिया? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी बस, और जो दिया वो सब जब्त, सब जब्त। लो जी। अब एक पर्सन जिसके पास 4000 शेयर्स हैं, हमने पूरे पैसे मांगे, कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। कितना प्रीमियम नहीं दिया उन्होंने? पूरे 3 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए? अभी लिखा था हमने 24,000 नहीं दिए, तो जो दिए वो सब जब्त। लो जी। नेक्स्ट वन, अब जिन्होंने अप्लाई किया था 5600 के लिए, जिनको हमने 4400 शेयर दिया, उनकी बात करते हैं। उन्होंने भी कुछ प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया, जो प्रीमियम नहीं दिया वो भी डेबिट कर दो। उन्होंने भी फर्स्ट कॉल पर कुछ पैसे नहीं दिए, जो जो कॉल नहीं दी सब डेबिट कर दो, और जो दिया वो सब जब्त। अब हमने उससे पैसे कितने मांगे? 4400 शेयर पर पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं, 44,000 मांग चुके हैं। कितने रुपए का प्रीमियम उन्होंने नहीं दिया? यहां से देखो, हमने वर्किंग नोट बनाया था, पूरे 13,200 का प्रीमियम उन्होंने नहीं दिया। 13,200 का प्रीमियम यहाँ लिखो। फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे नहीं दिए? पूरे 18,000 रुपए नहीं दिए। फोर फीचर में क्या जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। 57,200 में से 18,000 माइनस कर दो, 39,200। लो जी, ये शेयर बाद में री इशू भी हुए, री इशू की एंट्री करते हैं। री इशू भी हुए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट, डिस्काउंट पर री इशू है। 10 के शेयर को 7 से 7 में बेच दिया आपने। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल शेयर 8400 थे, हमारे पास 7 रुपए आए। 8400 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए। ठीक है जी, जो भी अमाउंट आती है निकाल देते हैं।
लो जी, लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में भी अमाउंट ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में देख लेते हैं। जब्त करने से कितना पैसा कमाया, 28,000 एक 39,201, यानी कि टोटल पैसा हमने कमाया 67,200, लेकिन 25,200 का लॉस यहाँ खा लिया। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 42,000 बचता है, सबका सब चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन की खात्मा कर दिया हमने। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बेटा हमारे पास एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस है क्वेश्चन की। दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह बढ़िया, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है दोनों। हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, मुझे ज्यादा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं। Achla and Bobby were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1 on 31st of March 19. The balance sheet was as follow. क्रेडिटर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल दी गई है अचला और बॉबी की। एसेट साइड कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। They admitted Vehan as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm on the following terms. Vehan brought 1 lakh as his capital and the capital of Achla and Bobby were to be adjusted on the basis of Vehan's capital. Any surplus or deficiency was to be adjusted by opening current account. गुडविल दी गई है फर्म की 4 लाख। विहान कैश में लाया है अपना शेयर एंड हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल पार्टनर ने निकाल भी ली। लाइबिलिटी दी गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 80,000, जबकि रिजर्व कितने थे 50,000, तो 30,000 की लाइबिलिटी आपको रीवैल्यूएशन से और बनानी पड़ेगी। अचला ने स्टॉक ले लिया है 35,000 पे, जबकि स्टॉक कितने का था 45 का था। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी। कई बच्चों को बेटा जर्नल एंट्री की इतनी गंदी आदत पड़ चुकी होती है कि वो जर्नल एंट्री से ही क्वेश्चन करते हैं। जो पहले जर्नल एंट्री रफ में करेंगे और फिर अकाउंट बना बना कर देखेंगे। ठीक है जी बेटा, डायरेक्ट करना है। अगर आपको वो गंदी आदत पड़ी है तो मैं कोशिश करता हूँ वो गंदी आदत छुड़वाने की। आप सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है जी, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है, बस थोड़ा सा रफ फॉर्मेट में मैं करूंगा। अचला, बॉबी और विहान, मैंने नाम के इनिशियल यूज करे। पहली बात आप पूरा लिखना। ठीक है जी, थोड़ा सा रफ फॉर्मेट होगा मेरा क्योंकि मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना टारगेट है। सबसे पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करो एक बैलेंस शीट में। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अचला, बॉबी और विहान 4 लाख और 2 लाख की कैपिटल मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है, 4 लैक्स एंड 2 लैक्स। सबसे पहले तो हमने यही ब्रॉट डाउन कर दी। उसके बाद कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो बांट दो। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी है वो बांट खाओ। जनरल रिजर्व बांट खाओ। एंट्री क्या हुई होगी आप खुद सोच सकते हैं, जर्नल एंट्री मन में ही अगर सोचने के ही इच्छुक हो तो। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। 40,000 के जनरल रिजर्व है, अचला और बॉबी में बटे होंगे 3:1 में, यानी कि 30,000 एंड 10,000। ठीक है जी। अब विहान एडमिट होता है और नई फर्म में कैपिटल लेकर आता है 1 लाख रुपए। तो जो कैपिटल लेकर आया मैंने एंट्री कर दी बैंक से। मैंने एंट्री क्यों बैंक से करी, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक गिवन था, इसलिए मैं सारी बातें बैंक से करता जाऊंगा। 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया है विहान। एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू विहान कैपिटल अकाउंट, इसलिए विहान के कैपिटल अकाउंट में दिखा दी। साथ साथ बैंक में दिखाना मत भूलना, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है, आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सॉल्व करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसी वजह से बैलेंस शीट में बैंक में जुड़ गया। विहान का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड दिखा दिया। अब क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं ये बताया कि फर्म की गुडविल 4 लाख रुपए है। विहान 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो विहान के हिस्से की गुडविल कितनी 80,000। जब विहान गुडविल के पैसे ला रहा है तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश या बैंक डेबिट, डेबिट हुआ तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया।
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको कहीं मत दिखाओ क्योंकि बिल्कुल अगली जर्नल एंट्री में क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री का प्रीमियम फॉर गुडविल आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो सेकंड एंट्री में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं हम उनकी कैपिटल को बढ़ा देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी, बेटा जैसा क्वेश्चन की फ्रेमिंग है वहां ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, यानी कि 60,000 और 20,000। और हाफ ऑफ द गुडविल उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है, आधा आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने। जब उन्होंने विड्रॉ किया होगा तो क्या किया होगा हमने, अचला और बॉबी की कैपिटल को डेबिट कर दिया होगा टू बैंक अकाउंट। अब इनकी कैपिटल को डेबिट भी किया, डेबिट साइड भी दिखा दो और बैंक अकाउंट में माइनस भी कर दो कि आधे पैसे चले गए गुडविल के, ठीक है जी। इनके आधे आधे माइनस कर दिए मैंने टू बैंक अकाउंट, 30 और 10 चले गए हैं। आई होप इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं, लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की 80,000 एंट्री क्या हुई होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट पूरे 50,000 के रिजर्व खत्म, रीवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रीवैल्यूएशन के सामने मैंने 30,000 लिखा होगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा है तो नई बैलेंस शीट में भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चले जाएंगे पूरे 80,000 के। सब जर्नल एंट्री की पोस्टिंग है जी। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक है, स्टॉक अचला ले गया 35,000 में, जबकि था पुरानी बैलेंस शीट में 45 का। 45 का था तो 10,000 से स्टॉक को कम कर दिया होगा सबसे पहले तो, और फिर जब अचला ले गया होगा तो उसकी कैपिटल को कम करना मत भूलना। नगद कोई भी पार्टनर कुछ नहीं देगा जी। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट करना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 20,000 से इसको 20% से अप्रिशिएट कर दो। पुरानी बैलेंस शीट में शायद लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख की है, 20% मतलब 1 लाख, और नई बैलेंस शीट में भी लैंड एंड बिल्डिंग को दिखाना मत भूलना 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। लो जी, अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करो। रीवैल्यूएशन में हाईएस्ट टोटल है 1 लाख, यानी कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है 60,000। आपने अचला और बॉबी में बांटा होगा 3:1 में 2। एस कैपिटल अकाउंट और बी के हिस्से का भी प्रॉफिट है 15,000 रुपए, तो 20 कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाओ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाने की कुछ शर्तें होती हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का लिखो। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 45,000 रुपी और 15,000 रुपी। लो जी, हमने ये भी रिकॉर्ड कर दिया। अब मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। कैसे करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी सीखो। सबसे पहले नई पीएसआर निकाल दो। पुरानी पीएसआर 3:1, नया पार्टनर जब विहान आया तो 1/5 शेयर के लिए आया। जब आप नई पीएसआर कैलकुलेट करोगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। नई पीएसआर आएगी 311। विहान अपनी 1/5 शेयर के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल लाया, मतलब 20% के लिए 1 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, उससे भी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। चाहे अगर आप इसको 25% मान रहे हो तो 1 शेयर की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगी फर्म की कैपिटल कितनी, 5 लाख। बांट दो इसको नई रेशो में, इसे ही बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, 3:1:1, यानी कि 3 लाख 1 लाख 1 लाख, ये कैपिटल होनी चाहिए पार्टनर की। लो जी, एक लाइन छोड़कर आपने लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। एक पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए, दूसरे की 1 लाख, तीसरे की भी 1 लाख। अब जिस तरह भी बैलेंस आता है लिख दो पार्टनर्स करंट के नाम से, क्वेश्चन लिखा था 4 लाख 490 535। 535 में से अगर मैं माइनस कर दू 365, तो 1,70,000 का पार्टनर करंट का बैलेंस यहां पर। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लिखना पड़ेगा आपको। और बी के लिए देख लेते हैं, 2,30,000 245। 245 में से 110 माइनस करोगे 135, यहां पर बैलेंस आ जाएगा पार्टनर करंट में। अब ये सब नई बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करो जी, करो जी रिकॉर्ड। एक तो कैपिटल रिकॉर्ड होगी सबसे पहले, अचला बॉबी
और विहान की 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, यानी कि टोटल 5 लाख। करंट के भी बैलेंसेस रिकॉर्ड करो, किसके किसके, अचला के और बॉबी के। 1,70,000 एंड 135, ये कितना हो गया जी, 3,05,000। अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, वो भी रिकॉर्ड करो। क्रेडिटर 1,10,000, क्रेडिटर्स 1,10,000। इस साइड का टोटल करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। यार 9,95,000। एसेट साइड को भी देख लेते हैं जी, एसेट साइड का टोटल क्या आ रहा है। देखो जब आप बैंक का बैलेंस निकालोगे तो 2 लाख आ रहा है, बैंक और लैंड की तो वैल्यू आ गई। और देखो डेटर 40,000, स्टॉक तो अचला ले गया था वो छोड़ दो, डेटर 40 के, फर्नीचर 155, डेटर्स 40, फर्नीचर 1,55,000, ये भी आ गया 9,95,000। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी खत्म कर लिया, हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है। यहाँ पर पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो प्रिपेयर करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, पहले भी किसी क्वेश्चन में रिपीट हुआ है किसी पेपर में, तब भी मैंने बात करी थी। टू एसरटेन द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज over a particular period of time, over a particular period of time, एक particular period of time में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो देखना under the different head, under the different head, that is operating activity, investing activity and financing activity। हम कैश फ्लो में यही तो देखना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लोज कितने कितने हुए हैं, आउटफ्लोज कितने कितने हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। तो यही है हमारी बात का आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 10 लाख, paying 10% immediately in cash, accepting a draft for the balance in favor of vendor payable after 3 months। बेटा अगर 10 लाख की मशीनरी खरीदी है तो 10% तो इमीडिएटली दे दिया 1 लाख, और बाकी 9 लाख कब दे रहे हो? 3 महीने के बाद। तो अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फ्लो कितना हो रहा है, तो इस पूरे एक साल में 10 लाख का 10 लाख चला तो जाएगा ही, तो मेरे पास आउटफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10 लाख का। आगे बढ़ो। issue of share for consideration other than cash will resulted into inflow, outflow and no flow of cash। बेटा जैसे कि क्वेश्चन है का शेयर इशू करे कंसीडरेशन अदर देन कैश के लिए, कैश नहीं आ रहा, अगर कैश नहीं आ रहा तो कोई फ्लो हो ही नहीं रहा कैश का। आगे बढ़ जाओ। which of the following is not a tool of financial analysis। फाइनेंशियल एनालिसिस का इसमें से कौन सा टूल नहीं है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है पर एनालिसिस का पार्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें से क्या लिमिटेशन है? इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ रिपोर्ट है कंपनी की और कुछ नहीं, यही तो लिमिटेशन है बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्स एंड एरियर्स विल बी प्रेजेंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड। रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं मानी जाता, करंट लायबिलिटी उसका भी पार्ट नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी पार्ट नहीं है, शेयर होल्डर फंड बिल्कुल शेयर होल्डर फंड में ही रिकॉर्ड करते हैं इसको बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। Interest accrued but not due on loans is shown in the company's balance sheet under the subhead other current liability। बेटा अदर करंट लाइबिलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो टोटल 13 आइटम्स वहां पर दिखाई गई हैं, जिसमें बेटा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू दोनों पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5:1, करंट रेशियो 2:1, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 times, total current assets 2 lakh, find out revenue from operation if goods are sold at 25% profit on cost। प्रकाश भाई तो करते हैं जी क्वेश्चन को। सबसे पहले आप करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो। रेशियो
2:1 given है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर ये 2:1 given है, मुझे करंट एसेट्स की पता है 2 लायबिलिटी, तो मैं यहाँ से करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में निकाल सकता हूँ। करंट लायबिलिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 लाख की। है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो लिख देंगे मुझे 1.5:1। मेरे पास लायबिलिटी इस बार 1 लाख है, पर लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो बैलेंस फिगर आ जाएगी 1.5 यानी 1.5 लाख। अब मेरे पास करंट एसेट्स भी है, लिक्विड एसेट्स भी है, इन्वेंटरी निकाल सकता हूं। बेटा करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में तो मेरे सब इन्वेंटरी है, ऐसे तो लिक्विड एक्सपेंसेस काफी है, और बेटा अगर नहीं दिया तो आप जीरो यूज कर सकते हो। करंट एसेट्स 2 है, लिक्विड एसेट्स 1.5 है, तो इन्वेंटरी बैलेंस फिगर आ जाएगी 50,000। ठीक है, इन्वेंटरी आ चुकी है। अब आपके पास आगे बढ़ते हैं, मेरे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का पूरी खरीदारी रेशियो की वैल्यू है 6 टाइम्स। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होगी? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बराबर होगी कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग ऑपरेशन कुछ ही होगा इसको। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6, एवरेज इन्वेंटरी मेरे पास इन्वेंटरी है वही एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 50,000, तो यहां से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट वुड बी 3 लाख। अगर कॉस्ट आ गया है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? द ग्रोस 25% प्रॉफिट और लॉस। बेटा प्रॉफिट कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट ये रहा 3 है, 25% इसका कैलकुलेट कर लो 17,000, तो मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? उससे आ जाएगी 3,75,000। बढ़िया क्वेश्चन ट्रेनिंग अच्छी थी, चॉइस में क्वेश्चन है बेटा, पता नहीं कर रहे कोशिश करेंगे, अगर सर्किट वीडियो बनाना है तो बना सकते। अगर किसी को लगता है कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको सॉल्व करके वीडियोस में कर दूंगा। अब मेरे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर मैं समीकरण कंपैरेटिव कर देंगे तो मैं कंपैरेटिव भी कर रहा हूँ करते हैं जिस कॉलम को बेटा कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ना आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, तकरीबन 5। एक तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर कॉलम बनाना होगा, जो फिलहाल ये नेक्स्ट होगा। फिर बेटा फिगर एज एट द प्रीवियस ईयर, फिगर एज एट द करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज अगर ए मान लो इसको बी मान लो, एब्सोल्यूट चेंज को मैं सी मान लो, सी किसके बराबर होगा? ठीक है, ए माइनस बी, ए सॉरी बी माइनस सी के लिए लिखा था बी माइनस ए, और उसके बाद परसेंटेज चेंज जिसको हम बी मान रहे हैं, बी किसके बराबर होगा? सी अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करो, 20 लाख करंट लिमिट नहीं होगी, 20 लाख तो चेंज कितने का और फिर चेंज का 1 लाख का। आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100% नहीं, 5% का चेंज आएगा। रिजर्व से सर्विस की बात करो तो उसके साथ में 2 लाख करंट लिमिट change is 30,000 upon 2 lakh multiplied by 100%, it is 15%. Long term borrowing 2 lakhs, current year 560, changes 360 upon 2 lakh multiplied by 100%, it is 180%. 1 lakh मैं ट्रेड टेबल की बात करता हूँ, 280 changes 180 upon 1 lakh, ये भी मैंने अब देखिए ये टोटल 25 लाख है, करंट ईयर में 71,70,000, चेंज कितने का? चेंज 1,70,000। परसेंटेज इसके निकाल लेते हैं, थोड़ी सी मुश्किल परसेंटेज देखिए हम थोड़ी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
एलिजिबल एसेट्स 20 लाख टू 21 लाख, 1 लाख का चेंज आया है, ये तो 5% का ऊपर ले लो जैसे एक एलिजिबल 2 लाख से 3 लाख पहुंचे, चेंज 1 लाख का आया तो ये 50% का चेंज है। ठीक है जी, इन्वेंटरी 2 लाख से 360 पहुंचे, ऐसे ही 5 पहुंचे, ऐसे ही ऊपर के नाम का आया 360 का चेंज और ये 180% का चेंज। 1 लाख से 2 लाख 10 लाख 1 लाख 10 लाख का चेंज, 1 लाख 10 लाख और 1,20,000 टोटल की वैल्यू 25 लाख 31 लाख 70 हजार चेंज है 70 लाख, तो दिस ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय 26.8%। क्लोजिंग हमारा कंपोनेंट स्टेटमेंट का भी यूज खत्म हो जाता है, तो हम लास्ट क्वेश्चन पर हैं कैश फ्लो का यूज करते हैं। कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टार लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 19 was 18,000। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना दिया गया 18,000। बैलेंस शीट along with those who also start line method as 31st of March 19 is given और मुझे बहुत सारे एसेट्स लाइब्रेरीज दिए गए हैं, लेकिन बेटा मैं आपको बताता हूँ कैश फ्लो की क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा कंडक्शन से होती है। नोट वाला कंडक्शन का यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो तो बाद में देखना। तो मुझे कैश फ्लो का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो का फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है, तो ऑपरेटिंग में जो भी जाता हूँ वो जाता। ठीक है जी, तो मैंने तो नोट्स को अमाउंट्स में सबसे पहले मतलब देखना है, बिल्कुल काटना मान लो कि वो मान लो मुझे करना है। ठीक है जी, बोरोइंग्स ये पार्ट होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी का, इसमें सोचते हैं आपका बेटा 4 लाख से 1 लाख रहने को है, 2018 का इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 1 लाख रहने मतलब 3 लाख रुपए की रीपेमेंट करके आपने रिटेंशन की है। अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट दिख रहा है 8% डिबेंचर है, लेकिन 8% डिबेंचर कब रेडी हुए हैं 1 जुलाई 2018 को, यानी कि 3 लाख रुपए आपने वापस करे हैं, कब वापस करे हैं 1 जुलाई 2018 को। बेटा अगर 1 जुलाई 2018 को वापस करे तो शुरू में तो 4 लाख की डिबेंचर थे, शुरू में तो 4 लाख की डिबेंचर थे, आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा इस साल का 8% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन कितने महीने का सिर्फ 1 जुलाई का, यानी 30 जून तक, यानी कि 3 महीने का। 7 शुरू में मेरा 4 लाख डिबेंचर थे, मेरे पेमेंट हो गई 1 जुलाई को पेमेंट करेंगे, यानी 3 महीने तो 4 लाख की डिबेंचर पड़े। उसके बाद मेरे पास डिबेंचर 1 लाख के डिबेंचर पूरे साल, यानी कि 3 पर हम ब्याज देंगे। लो जी करते हैं ऐसे को सॉल्व, तो ये कैलकुलेट होता है 8000 और ये कैलकुलेट होता है यानी कि डिबेंचर को कितना इंटरेस्ट देना है आपको 14000, तो 3 लाख के डिबेंचर दिए गए हैं। लो जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, आपने डिबेंचर रिडीम करे हैं 3 लाख रुपए के, पेमेंट लेंगे उसमें 14 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000, इसमें भी रखते गए हैं 3 ऑफ आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बेटा करंट का प्रोविजन मल्टी गवर्नमेंट उठाने का इनकम टैक्स पे के आंसर मीटिंग चल रहा है, तो इसका भी कुछ नहीं होना। क्लाइंट सिंगल अकाउंट ये बनना है, ये आपको इजी से सॉल्व होगा। पिछले साल की मशीन का करंट ईयर के पिछले साल का क्या होता है, इस साल में रेट एडजस्टमेंट के लिए सबसे मुश्किल बात ये होगी कि आपको बहुत कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले क्लाइंट अकाउंट और उसके बाद एक्टिव रिलेटेड कैपिटलाइजेशन अकाउंट। लो बैलेंस तो बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट्स, इसलिए डेबिट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन होगा। ठीक है जी, एक्टिवेटेड लायबिलिटी है जो प्रोड्यूस है, तो ये क्रेडिट साइड बैलेंसेस को लिखना। लो जी दोनों के बैलेंसेस देख लेते हैं 10 80 10 15 15 20
10 90 और 15,20,000 वही बात एक्टिवेटेड डायरेक्टली तो 90 और 21 90 और 21 अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट क्या कहती है एडजस्टमेंट simply of value 40%. Depreciation provided एक मशीनरी जिसकी अब वैल्यू 40,000 डेप्रिसिएशन के बाद अगर इन्वेस्टमेंट यानी खरीदी होगी तो कॉस्ट कितनी होगी 15 को होगी दैट यानी 14 का बेसिस तभी तो उसका लॉस फिर यूनिवर्सिटी बेसिस उसका टैक्स हमेशा एक्टिवेटेड टैक्स ही करना हमारा पास है बात में सिंपल से बताता है कि एक्टिवेटेड टैक्स अकाउंट में साथ दी जा सकती है 50 बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो मशीन बेची उसका टैक्स और टैक्स देना ये चार्ज तो यहां इनको तो मशीनरी का अकाउंट तो मशीनरी का अकाउंट मशीनरी बाय एक्टिवेटेड टैक्स पेमेंट्स ठीक है 12,000 का डेप्रिसिएशन मैंने निकाला यहां से आप टैक्स देते हैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो ये भी बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाली पर इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं बैलेंसिंग फिगर ना हो पर ये जो हमने टैक्स पेमेंट करेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाना ठीक है ये देखते हैं कि बेची है मशीन बाय बैक अकाउंट प्रैक्टिकली में आप लोग से लिख सकते हो 34,000 की इसकी बेची लॉस भी खाया बाय एसपी लॉस सीन लगा अब 15 और ये 15,000 रुपए 15 ये है अब देखो आपने कितने की मशीन खरीदी यहां से करेंसी पे करा सकते हो ब्रैकेट में तो ये मशीन खरीदी ठीक है 15,72,000 में से 10 90 4,82,000 4,82,000 की आपने परचेज करी है मशीन तो परचेज और सेल ये दोनों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट में ये तो दिखाओ 4,82,000 की परचेज है आपकी सेल सबसे ऊपर ये है कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर लिखते हैं परचेज ऑफ मशीनरी और यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी चलो जी एक सबसे पार्ट जैसे कि सिस्टम की सॉल्व करेंगे उसके बाद मेन एलिजिबल एसेट्स गुडविल में कितनी दिखाई दे रहा है कितना बचा मतलब गुडविल कितनी है 1,10,000 का गुडविल दिखाई दे रहा था गुडविल में परचेज ऑफ गुडविल लो जी अब देखते हैं और क्या है नोट्स ऑन डन एडजस्टमेंट करते हैं इसकी बात शेयर कैपिटल 8 लाख से बढ़े मतलब इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख इशू ऑफ शेयर कैपिटल 8 लाख लो जी रिजर्व डेटा एक्सप्लेन का पार्ट प्रीवियसली ये कर छोड़ दो लो क्वेश्चन हमारा जुड़ना यहाँ पर देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा आउटफ्लो आया है इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो आया है 58,000 आप लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो नेट कैश आउटफ्लो from investing activity ठीक है यहाँ पर देखते हैं 5 lakh और 4,86,000 रुपए आ रहे हैं इनफ्लो है कैश नेट कैश इनफ्लोस नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 4,86,000
इसी के साथ हम टूर्नामेंट खत्म कर चुके हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमको मेरी वेबसाइट www.successmantra.com पर आप जाकर फिर कुछ सेक्टर क्रिएट करने के बाद में को बाय कर सकते हैं। 10 सिंपल बिजनेस ट्रेड्स के 100 टू बी अवेलेबल जस्ट 100 इको के लिए 100 अकाउंट में के लिए 100 और ब्रांड फाइल के लिए 250 का है। आप ऑटो एप्लीकेशन करके इसको बाय कर सकते हो। इसका प्राइस तो होती है बट इट्स फॉर लिमिटेड टाइम। इसका प्राइस इंक्रीज करने के लिए उसके टाइम के बाद 1000 कर देंगे। कैश के लिए नहीं है